हेलो गाइस, मैं राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रामलाल सिंह। आज आप लोगों को मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बताऊंगा। तो ये मेंस का जो सीजीपीएससी मेंस का जो 7वां पेपर है उसका थर्ड पार्ट का को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या काम करता है। इसको शॉर्ट में यूजीसी भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको कि यूजीसी का क्या है। तो यूजीसी का सबसे पहले देखेंगे कि गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था 1953 में, और इसका जो एक्ट बना वो 1956 में बन गया एक्ट ये। तो याद कैसे करेंगे भाई। तो यूजीसी 1 2 3 1 2 3 है, तो 53 में 3 आता है नहीं, तो 53 ऐसे याद रख लीजिएगा। उसमें 3 और जोड़ देंगे तो 56। यूँ नॉर्मल है, याद रख सकते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है। ज़्यादातर का जितना भी परिषद और आयोग हैं वो सब नई दिल्ली में ही है उनका। फिर इसका देखते हैं कि यूजीसी जो है वो इसका कार्य और उद्देश्य क्या है। मेन तो कार्य और उद्देश्य ही होता है, क्योंकि जो आयोग बनते हैं ये परामर्शदात्री टाइप के होते हैं। इनका काम क्या होगा, परामर्श टाइप का ही होगा, लेकिन किस चीज़ में परामर्श देंगे उसके बारे में देखते हैं। तो यूजीसी जो होता है वो केंद्र सरकार इसको गठन करता है, क्योंकि केंद्र सरकार का उपक्रम है। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं उनको अनुदान प्रदान करता है, और साथ में उनको मान्यता भी प्रदान करता है। तो ये दो बातें तो रट ही लीजिएगा। अनुदान आयोग है तो अनुदान देगा, किसको देगा, विश्वविद्यालयों को देगा। और क्या देगा, तो मान्यता भी प्रदान करेगा। ठीक, इतना चीज़ याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 4 नंबर में आए तो 2 3 लाइन तो लिख सकें। विश्वविद्यालय के शिक्षा में नेक्स्ट मतलब क्या काम करता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो विश्वविद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में विकास। तो शिक्षा क्षेत्र में विकास कैसे करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में विकास कैसे होगा, तो प्रशिक्षण देंगे और अनुदान उपलब्ध कराएंगे तभी तो होगा। तो ये है ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार भी कैसे होगा। आवश्यक उपायों में परामर्श देते हैं कि सुधार कैसे होगा, तो उसके लिए परामर्श देता है। आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि कोरोना काल में क्या है, बहुत सारा शिक्षा में क्या है, अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग किया गया, ऑफलाइन को ऑनलाइन किया गया। तो उसमें क्या है, सब लोग तो परामर्श देते थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब। तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय और शिक्षा का क्या है, प्रोन्नति वही उन्नति ही है। तो विश्वविद्यालयों के मध्य में समन्वय अर्थात सेतु का काम करेंगे। तो सेतु के रूप में क्या काम करेंगे लोग, तो उच्च शिक्षा संस्थानों और सरकारों के मध्य, और किसके बीच में होगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में क्या है, सेतु का काम करेंगे ही जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हैं वो लोग। ठीक। चौथा है भाई कि मानक निर्धारण करना। तो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनके जो शिक्षा का स्तर है उसका जो मानक होगा, तो उस स्टैंडर्ड उसका निर्धारण करेंगे। पांचवा क्या है, शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात करेंगे। तो शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, कैसे पढ़ाई होगा, कितना पढ़ाई होगा, क्या पढ़ाई होगा, ये सब के बारे में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसमें भी परामर्श देते हैं। और क्या है, तो अनुसंधान मानक वही है, मानक निर्धारण करना, और क्या क्या प्रणाली होगा उसी को लिखा गया है। शिक्षा का न्यूनतम मानकों और विनिमय प्रदान करना। ठीक। तो ये नहीं, बस ये आप लोग 5 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें 5 पॉइंट 10 लाइन का हो जाता है, तो वहाँ सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट, उसमें निष्कर्ष भी तो लिखना है। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखे, तो इसमें हम लोग पहले बात सीखे कि पहली बात तो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यूजीसी में 3 अंक आता है, जिसमें कि 53 हो जाएगा, 1953 उसका गठन है। 3 साल बाद उसको एक्ट का यूजीसी एक्ट भी बना दिया गया 1956 में। ठीक। इसका मुख्यालय हम लोग दिल्ली में देखें। यूजीसी का क्या काम या उद्देश्य क्या है, तो उसके लिए क्या है, केंद्र सरकार एक उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। और दूसरी बात, ये अनुदान प्रदान करता है विश्वविद्यालयों को और मान्यता भी प्रदान करता है। फिर क्या देखना है हम लोग को कि शिक्षा के विकास के लिए तो कैसे करेंगे विकास, बात किए थे। तो उसके लिए प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध कराएगा। शिक्षा में सुधार कैसे होगा,
तो जो आवश्यकता है उसमें परामर्श देंगे। समन्वय, तो विश्वविद्यालयों के मध्य में समन्वय और सेतु का काम करेगा ये। तो उच्च शिक्षा संस्थान और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में सेतु का काम करेगा, तभी तो समन्वय बैठेगा। चौथा काम क्या है, मानक निर्धारण करेंगे, शिक्षा का क्या मानक स्तर रहेगा। अब परीक्षा प्रणाली वगैरह और अध्ययन प्रणाली वगैरह भी ये लोग निर्धारण करते हैं। तो इतना में मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आप लोगों को लिखने के लिए। तो एक तो टॉपिक के लिए 5 मिनट सफिशिएंट है, इतना तो देना ही पड़ेगा। आप लोग निष्कर्ष भी लिख सकते हैं इसमें, कि निष्कर्ष में आप लोग ये लिखेंगे कि निष्कर्ष, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। निष्कर्ष में लिखिएगा कि ये बात सही है कि जो विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में समन्वय का काम कर रहा है, और जो शिक्षा का स्तर है उसमें एक स्तर को प्राप्त किया है, मानक को निर्धारित पाया गया है। तो ये क्या है कि ये पता चलता है कि जो आयोग बना था उसका अभी कितना इम्पोर्टेंस है और उसमें क्या क्या काम हुआ, कितना वैल्यूएबल है। तो वो निष्कर्ष में आप लोग बता सकते हैं। फिर है दूरस्थ या मूल विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, यार मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका परिभाषा 2-3 टाइप का है, तो उसमें से जो भी आपको पसंद पड़े उसको आप लोग लिख सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो उसका गठन कब हुआ था आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसको उदाहरण के रूप में आप लोग को देना पड़ेगा। बिलासपुर में है। तो मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है देखिएगा, मुक्त या खुला, ठीक, खुला विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। तो मुक्त शिक्षा ही, मुक्त विश्वविद्यालय में मुक्त शिक्षा मिलेगा नहीं, तो शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें कि शिक्षण और शिक्षण, जो शिक्षक है और शिक्षण प्राप्त करने विद्यार्थी है, वो किसी एक स्थान विशेष पर मौजूद नहीं होते हैं, या होने की आवश्यकता नहीं होता है। स्टूडेंट कहीं और है, शिक्षक कहीं और है, ठीक। उसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं देखते हैं। मुक्त शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है कि दूर रहकर शिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो स्टूडेंट शिक्षा लेगा और शिक्षक क्या है, शिक्षा देगा। ये भी एक प्रकार का जो पढ़ा रहे हैं हम, ये भी मुक्त शिक्षा ही है। इसमें स्टूडेंट और शिक्षक एक जगह नहीं है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि ऑनलाइन स्टडी भी एक प्रकार की क्या है, मुक्त शिक्षा ही है, ठीक। तो क्या ये तीसरा परिभाषा है उसी का, ये तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और अच्छा भी है। यह शिक्षण या शिक्षा का वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी को किसी स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर उपस्थित हुए बिना अध्यापन या शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित की जाती है। मतलब कि शिक्षक और विद्यार्थी किसी एक स्थान विशेष पे नहीं मिलेंगे, या तो समय विशेष पे भी नहीं। जैसे मैं अभी अपलोड करूँगा बना के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग तुरंत देखें, या मैं बना रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, आप इसको साल भर बाद भी देख सकते हैं। मतलब कि समय विशेष पे नहीं मिल रहे हैं, जब आपको मौका मिल रहा है तब देख रहे हैं। स्थान विशेष, मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आप लोग भी यहाँ बैठे तो नहीं हैं साथ में, तो ये भी स्थान विशेष। तो इसी को हम लोग दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, ठीक। इसके अन्य रूप भी हैं जिसके बारे में कहा गया था, चाहे बनाया गया था। ये तो एग्जाम्पल है एक समझाने के लिए। जैसे एक देखे होंगे पत्राचार शिक्षा होता है, परिसर से बाहर या गृह में भी शिक्षा। तो ये है दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं अभी में। टेलीविज़न, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट द्वारा, पुस्तकें हैं, नोट्स हैं, शोध पत्रिकाएं हैं। ये सब को हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से पढ़ लेते हैं, जब मन लगे तब पढ़ लेते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता क्या है, तो यही विशेषता है कि यह शिक्षा को शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी तक पहुंचाने का सुव्यवस्थित या सुसंगठित व्यवस्था है। इसमें आमने सामने पढ़ने पढ़ाने का बंधन नहीं होता है कि भाई तुम अभीच पढ़ो, अभीच नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। और ये शिक्षा प्राप्त करने का सरल और लचीला और सुलभ व्यवस्था भी है, विधि भी है। नहीं, इसमें क्या होता है, छात्र को दबाव भी नहीं होता है, कोई दबाव भी नहीं थोप सकते कि तुम पढ़ोगे ही।
इसमें जो संचार है, तकनीकी है, ये प्रणाली है, इसका सदुपयोग भी हो जाता है, तो अच्छा है। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, मुक्त शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सुदूर क्षेत्र तक शिक्षा को पहुंचाना ही इसका क्या है, मेन है। सुदूर क्षेत्र में शिक्षा को पहुंचाना, ठीक, पढ़ने वालों के लिए। नियमित शिक्षक स्कूल से मतलब जो वंचित हो जाते हैं, नियमित रूप से जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, उन वंचित छात्रों के लिए भी शिक्षा पहुंचाना इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। तीसरा है विभिन्न कार्यों में लगे, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो जॉब में लगे रहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं कर सकते, वहाँ जाके नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए भी। व्यवसाय है, सबसे अच्छी बात कि गृहिणी जिनकी शादी हो गई है और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है प्राइवेट जो शिक्षा होता है, उनके लिए शिक्षा और जीवन सुधारने के लिए, ठीक। संविधान में भी वर्णित है कि सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाए, तो उस सिद्धांत को भी क्या है, बढ़ावा मिल रहा है। साक्षरता दर को भी बढ़ाने में अच्छा खासा योगदान होता है इसका। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि जो मुक्त शिक्षा है उसका बहुत सारा फायदा है। तो इसका निष्कर्ष भी आप लोग लिख सकते हैं कि इससे आजकल जो ऑनलाइन है, इस सुविधा में सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है दूरस्थ शिक्षा का, क्योंकि हम लोग दुनिया के अलग अलग टाइप के जो टीचर्स हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, उनके साथ हम लोग शिक्षा को ले पा रहे हैं। ये सुविधा पहले नहीं थी, जब तक इंटरनेट नहीं आया था या मुक्त शिक्षा नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलते हैं। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।